आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसकी गूंज गाजा के धुएं और धमाकों के बीच सुनाई दे रही है। ये सिर्फ इजराइल और हमास के बीच का संघर्ष नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक युद्ध है जिसकी जड़ें सदियों पुरानी है, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया है। संयुक्त राष्ट्र में हुई एक अहम बैठक में दर्जनों देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का समर्थन किया है। ये कदम क्या मायने रखता है? क्या ये द्विराष्ट्र समाधान की ओर एक बड़ा कदम है या सिर्फ एक राजनीतिक दिखावा? आज हम इस पूरे विवाद को समझेंगे, इसकी जड़ों तक जाएंगे और जानेंगे कि दुनिया के बड़े देश अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं। चलिए इन सभी सवालों को डिकोड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें सबसे पहले टू स्टेट सोल्यूशन को समझना होगा। इस विचार की शुरुआत 1947 में संयुक्त राष्ट्र के एक प्रस्ताव से हुई थी। उस समय ब्रिटिश शासन के अधीन फिलिस्तीन को दो हिस्सों में बांटने का सुझाव दिया गया था। लगभग 55% भूमि यहूदियों के लिए और 45% अरबों के लिए। इसका मकसद दोनों समुदायों को स्वतंत्र राष्ट्र देकर शांति स्थापित करना था। लेकिन 1948 में इजराइल की स्थापना के बाद से ये संघर्ष लगातार जारी रहा। दोनों पक्षों के बीच कई युद्ध और झड़पें हुई, लेकिन समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। हाल ही में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और पुर्तगाल समेत 10 देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है, ये कहते हुए कि ये द्विराष्ट्र समाधान के सिद्धांत का समर्थन करने का एक प्रयास है। सवाल ये उठता है कि दुनिया के ये बड़े देश अचानक ये कदम क्यों उठा रहे हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजराइल गाजा में जिस हिंसक तरीके से सैन्य कार्रवाई कर रहा है वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। उनका मानना है कि फिलिस्तीन को मान्यता देना द्विराष्ट्र समाधान को बचाने और फिलिस्तीनियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बेहद जरूरी है। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्रियों ने भी इसे मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने और फिलिस्तीनियों की आजादी का सम्मान करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय बताया है। ये पहली बार नहीं है कि किसी देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दी हो। संयुक्त राष्ट्र के 193 देशों में से 140 पहले ही इसे मान्यता दे चुके हैं। भारत भी उन देशों में शामिल है जिसने 1988 में ही फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जल्द ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों में से 4 भी इस दिशा में कदम उठा सकते हैं। इस कदम का अमेरिका और इजराइल दोनों कड़ा विरोध कर रहे हैं। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बैन गवीर ने इस मान्यता को हमास को पुरस्कार देने जैसा बताया है। वहीं अमेरिका का कहना है कि वो गंभीर कूटनीति और शांति पर ध्यान दे रहे हैं, न कि दिखावटी कदमों पर। अमेरिका हमेशा इजराइल की सुरक्षा के लिए खड़ा रहा है और वो किसी भी ऐसे संगठन को बढ़ावा नहीं देगा जो क्षेत्र में अशांति बढ़ाए। अमेरिका ने एक बहुत ही अजीब कदम उठाया। उसने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के 89 साल के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को इस समिट में व्यक्तिगत रूप से आने ही नहीं दिया। उन्हें वर्चुअली भाषण देना पड़ा। अपने वीडियो संदेश में महमूद अब्बास ने भी हमास पर निशाना साधा। उन्होंने हमास से कहा कि वो हथियार डालकर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के हवाले कर दें। उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले की भी निंदा की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मान्यता से जमीन पर कुछ बदलेगा? क्या गाजा में बमबारी रुक जाएगी? इसका जवाब शायद नहीं। जर्मनी, इटली और जापान जैसे बड़े देशों ने जो इजराइल की आलोचना तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि बातचीत से ही 2 स्टेट सोल्यूशन निकलना चाहिए। खुद ब्रिटेन ने एक शर्त रख दी है। उसने कहा है कि अगर इजराइल गाजा में सीजफायर के लिए मान जाता है तो वो मान्यता देने के फैसले से पीछे हट जाएंगे। लेकिन इजराइल ने इसके जवाब में गाजा सिटी पर और बड़ा हमला कर दिया है। इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप के एक्सपर्ट्स मैक्स रोडेनबेक ने बहुत पते की बात कही है। उन्होंने कहा कि सिर्फ देश को मान्यता दे देना बिना किसी ठोस कदम के असलियत से ध्यान भटकाने जैसा हो सकता है। और असलियत ये है कि फिलिस्तीनियों का उनकी ही जमीन से वजूद मिटाया जा रहा है। और ये असलियत कितनी भयानक है ये आंकड़े बताते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों में 1219 इजरायली मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। उसके बाद से इजराइल के सैन्य हमलों में 65,344 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें भी ज्यादातर आम नागरिक हैं। ये आंकड़ा हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का है, जिसे यूएन भी विश्वसनीय मानता है। संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी को भी अभी तक परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, जिसका मतलब है कि वो यूएन की बैठकों में हिस्सा ले सकता है, लेकिन उसके पास वोट देने का अधिकार नहीं है। अमेरिका के विरोध के कारण फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता मिलना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिका अपने वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है।
ये संघर्ष सिर्फ आज का नहीं है, इसकी जड़ें 19वीं शताब्दी और ऑटोमन साम्राज्य के अंत तक जाती हैं। उस समय यहूदियों को यूरोप में बड़े पैमाने पर सताया जा रहा था और फिलिस्तीन को उनकी पवित्र भूमि माना जाता था। पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया और 1917 में बल्फोर घोषणा की, जिसमें यहूदियों के लिए एक मातृभूमि बनाने का संकल्प लिया गया। टू स्टेट सॉल्यूशन के दौरान हिटलर द्वारा किए गए नरसंहार के बाद यहूदियों का फिलिस्तीन में आगमन तेज हो गया, जिससे फिलिस्तीनियों और यहूदियों के बीच संघर्ष बढ़ गया। ब्रिटेन इस संघर्ष को संभाल नहीं पाया और 1947 में ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के पास चला गया। यूएन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया, लेकिन ये निर्णय विवादित रहा। पिछले कुछ दशकों में ये संघर्ष बार बार भड़कता रहा। 2008, 2012, 2014, 2021 और 2022 में भी भीषण झड़पें हुई हैं, जिनमें हजारों लोगों की जान गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के बड़े हमले ने इस तनाव को और भी बढ़ा दिया। आज की परिस्थितियों में द्विराष्ट्र समाधान केवल एक राजनीतिक प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच शांति और सुरक्षा स्थापित करने का एकमात्र स्थायी रास्ता माना जा रहा है। फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देना इस दिशा में एक उम्मीद की किरण है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इस लंबे संघर्ष को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम करना चाहता है। हालांकि अमेरिका और इजराइल का विरोध जारी है, लेकिन ये कदम मध्य पूर्व में शांति लाने की एक कोशिश है, जो इतिहास की पुरानी जड़ों को शांति की मिट्टी में बदलने का प्रयास कर रहा है। भविष्य में क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन ये निश्चित है कि ये कदम इस क्षेत्र के लिए एक नया अध्याय खोल रहा है।